फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन किस किस ग्रुप में पढ़ा दिए थे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दो एक छोटे से टॉपिक रहते थे हमारे पास कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। उसमें बेटा आप दो एबनॉर्मेलिटीज पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हैं टिटेनी और दूसरा आप पढ़ते हैं क्रैम्प, ठीक है। टिटेनी क्या होता है, सडन आपको बाज़ औक़ात ऐसा फील होता है आपके लिम्स में या आपकी बॉडी में कहीं पर भी कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आपके मसल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, आपको फील होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा होता है, ठीक है। तो वो जो इनवॉलेंट्री अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होती है आपके मसल्स की, बेटा वो क्या कहलाती है, टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। और ये जो टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है इसका एक कॉज होता है, एक रीज़न होता है, अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, ठीक है। ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम समझाया था उससे क्या होंगे, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, जाके सराउंडिंग में अटैच होंगे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के, बट वो वहाँ से डिटैच नहीं होंगे, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से सेपरेट नहीं हो सकेंगे कैल्शियम आयन, क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की कमी है। अगर ज़्यादा होते तो सेपरेट हो जाते, उनको पता होता वापस जाना है और दोबारा कहाँ पर आ जाना है, इनकी सराउंडिंग में, माइक्रोफिलामेंट्स की सराउंडिंग में। जब वो रिमूव नहीं हो पाते माइक्रोफिलामेंट की सराउंडिंग से तो अल्टीमेटली होता क्या है, मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद रिलैक्स करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है। तो ये जो इन बिटवीन रेस्टिंग कंडीशन आती है वो नहीं आ पाती। दो कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान अगर रेस्टिंग कंडीशन नहीं आ पाए तो फिर क्या होगा, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगी, आपको फील भी होगी, बहुत ऑब्वियस होगी, उसको बेटा हम क्या कहेंगे, टिटैनी कहेंगे। अच्छा, सिम्टम क्या होते हैं, बहुत ही आसान से सिम्टम लिखे हुए, आपकी बुक को फॉलो करते हुए ही लिखें, कुछ एडिशनल नहीं पढ़ा रही, ताकि आप इन्हीं लाइंस को रट लें। होता क्या, आपको बकायदा फील होता है, जर्क सा ट्विस्ट सा फील हो रहा होता है कि यहाँ कुछ हिल रहा है, आई मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आपको फील होता है, सामने वाले को फील नहीं होगा, आपको फील होगा यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, बहुत रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो ये जो ट्विचेस फील होते हैं आपको या जर्क्स फील होते हैं, ये बड़े फास्ट हो रहे होते हैं, रैपिड हो रहे होते हैं, और ये क्यों होते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस जो है वो एक्टिवेटेड कंडीशन में रहते हैं, ठीक है जी। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। उसके बाद क्रैम्प क्या है, क्रैम्प भी इससे मिलता जुलता है, ये पूरी बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। और अगर टिटैनिक कंडीशन जो आप टेटनस पढ़ते हैं ना, वो भी इसी तरह की कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है, जॉ लॉक हो जाता है, ठीक है, इसमें फेस जो मसल्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, इसके अलावा डिफरेंट जो मसल्स होते हैं उसके अंदर स्पैसन सी फॉर्मेशन होती है। तो टेटनस जो है वो भी किससे मिलता जुलता है, टिटैनी से मिलता जुलता है, जिसमें जॉ का लॉक होना और फर्दर दूसरे सिम्टम्स है, याद रखिएगा, ठीक है, रिलेट कर रही हूँ आपको। अच्छा, एक और चीज़, पूरी बॉडी में कहीं पर भी हो रहा है और अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो रहा है, ठीक है, अगर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करता है तो ये फैटल भी हो सकता है, उस इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपके जो लंग्स हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी करना है, उन्होंने एक्सपेंड भी करना है, एक्सपेंड करेंगे तो ऑक्सीजन एंटर होगी ना। अगर कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रहेंगे तो क्या होगा, तो फिर ऑक्सीजन एंटर ही नहीं होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो ये पूरी बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम थाई मसल्स की बात कर रहे हैं, हम हिप मसल्स की बात कर रहे हैं, या हम लिम्ब मसल्स की बात कर रहे हैं, लिम्स में से किसी भी मसल्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस हों या टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शंस हों तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रैम्प कहते हैं। अगर पर्टिकुलरली आपके लिम्ब के मसल में टेंशन जनरेट हो रही है, टेंशन क्रिएट हो रही है, आपको टायरिंग कंडीशन लग रही है, आपको लग रहा है मसल पुल हो गया है, क्रैम्प को हम क्या कहते हैं, मसल पुल भी कहते हैं। तो ये जो मसल का पुल होना है इसको हम क्या कहेंगे, क्रैम्प कहेंगे। ये भी टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन की ही एक माइल्ड फॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ कंसर्न है किसके साथ, लिम्स के साथ। इसका रीजन क्या होता है, इसकी कॉज क्या होती है, जैसे इसमें तो कैल्शियम की कमी है, ठीक है, या कैल्शियम आयन जो है वो रिमूव नहीं हो पा रहे, किससे, माइक्रोफिलामेंट से। इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन अगर हो रही है तो आपका पर्टिकुलर मसल जो है लिम्ब का वो कैसा रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, अंडर टेंशन रहेगा, ठीक है। अगर डिहाइड्रेशन नहीं हो रही तो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स आपने पढ़े हुए हैं, सोडियम है या फिर वाटर की बात कर रहे हैं या डिफरेंट आयन कैल्शियम्स की बात कर रहे हैं तो उसका इम्बैलेंस,
या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर इरिटेशन हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इरिटेबिलिटी है, तो उसकी वजह से भी मैसेजेस कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन के आते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल पुल होता है। तो इन डिटेल आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें रिमेनिंग जो है उनको लिस्ट करती हूँ। नहीं एहसन, इसकी बॉटनी अभी नहीं हुई है। बॉटनी में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, और वो पढ़ाया था प्लांट्स मूवमेंट, ठीक है, वो पढ़ाऊंगी। अब सिर्फ जो छोटे छोटे से टॉपिक्स रह गए उनको पढ़ाऊंगी। टेस्ट बिल्कुल होगा बेटा, अगर आपका डिसाइडेड है तो बिल्कुल होगा, वैसे आई हैव नो आइडिया। ये जो टेस्ट है या आपके जो मॉडरेटर्स हैं वही बता सकते हैं। अच्छा, कॉजेज मैंने नहीं लिखी हैं, तो मैं कॉजेज लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है जी। और एक आप मेन कॉज नहीं लिख रही, थोड़ा सा हट के कॉज लिख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, मेन कॉज ये वाला है जो आपकी बुक से कंसर्न है या आपकी बुक से रिलेटेड है। और सॉरी, आज चैट रूम जो है वो नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि हमने बहुत सारे ग्रुप्स को मर्ज करा हुआ है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। उसके लिए पहले से ही माजरत, पहले आपको टॉपिक कवर करवा दूं, उसके बाद जो है वो फर्दर चीज़ें बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है या ब्लड शुगर लेवल है वो भी लो होता है, बल्कि इसको फर्स्ट पे लिखना चाहिए, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है जी। या फिर टेंशन वाली कंडीशन रहती है, ठीक है जी, लिम्स फुल, मसल्स फुल, ऐसे कैप्चर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं।
यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट दोनों पे कैप्चर करके फिर बाद में लेक्चर के एंड पर ना सेंड कर देंगे। मेरी है। जी बेटा, आपको स्क्रीनशॉट जहाँ से भी कैप्चर कर कर और उसको शेयर करवा देंगे, ठीक है? तो आप परेशान नहीं हो, स्क्रीनशॉट यहाँ से भी कैप्चर करके आपको शेयर करवा दिया जाएगा, ठीक है? या आप इनको साथ साथ शेयर कर दीजिएगा। बस मस्कुलर, हाँ बाद में कर देंगे, जब गैप देंगे ना उसमें कर देंगे, ठीक है? अभी इनको फिर आ रहे हैं। ये स्क्रीन दिख रही है हमारी, ये स्क्रीन दिख रही है, ठीक है? ठीक है बेटा, आपको आप अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, वेल एंड गुड। अगर नहीं लिया जा रहा तो हम आपको जब गैप देंगे 2 क्लासेस के बीच में, जब शेयर कर लेंगे आपके साथ, या फिर इसके बाद। अच्छा, और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको बताई तो है फिर भी याद रखिएगा, अगर टेटनेस का पूछ लिया जाए, अगर टेटनेस का पूछ लिया जाए तो आपने उसका पॉजिटिव एजेंट याद रखना है। उसकी कॉज क्या होती है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया, ठीक है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये याद रखिएगा, पॉजिटिव एजेंट, ठीक है जी? और इसमें भी आपको कौन सी कंडीशन मिलेगी? मेनली आपको यही वाली कंडीशन जो है वो ज़्यादा सिवियर मिलती है, ज़्यादा लीदल मिलती है, और इसकी सिम्टम जो होती है वो होता है लॉक जॉ, ठीक है? अंडर टेंशन रहते हैं जॉ, और जो फेशियल मसल्स होते हैं वो भी अंडर टेंशन रहते हैं, ठीक है जी? ये एक चीज़ आपको एडिशनल बता दी है, टेटनस टिटेनी वाली ही सिवियर कंडीशन होती है। इसके अलावा इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन को ऑफ कीजिएगा। बेटा, एक दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको बतानी थी, और ख़ास तौर से रोककर बता रही हूँ, इसलिए ध्यान में रखिएगा। लेट्स सपोज अगर हम ह्यूमरस की बात करें, ये एक हमारी ह्यूमरस की बोन है ना, ठीक है? जो आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, तो ह्यूमरस में आपको इस तरह का एक रिज लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। खास तौर से बता रही हूँ, बाकी चीज़ क्लियर नहीं करूँगी, क्यों खास तौर से बता रही हूँ आपको खुद ही पता चल जाएगा बाद में, 2-3 दिन के बाद। तो बेटा ये है ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन की आइडेंटिफिकेशन ही क्या होती है? इसके ऊपर मौजूद होता है डेल्टॉइड रिज, ठीक है? क्या मौजूद होता है? डेल्टॉइड रिज। ना ये रेडियस पर होगा, ना ये अल्ना पर होगा, ना ये फीमर के ऊपर होगा, ना टिबिया पर, ना फिब्यूला पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है कि deltoid ridge is present, is always would be present on humerus. ठीक है जी, ये हो गई ह्यूमरस बोन। अच्छा जी, उसके बाद कुछ चीज़ें और बतानी थी जो अभी आपको शेयर करेंगे, वहाँ पर भी बताएंगे। पर्टिकुलरली अगर हम बात कर रहे हैं आर्टिकुलेशन की, पहले भी समझाया था आपको आर्टिकुलेशन जब जॉइंट्स पढ़ाए थे, आप सब ने जॉइंट्स पढ़ा हुआ होगा, ठीक है? सारे ही बैचेस के अंदर जॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया है। तो बेटा जॉइंट्स जो हैं उसमें 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स जिस पॉइंट के ऊपर अटैच हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं?
आर्टिकुलेशन कहते हैं। अब आपने खास तौर पर एक आर्टिकुलेशन को जहन में रखना है, और वो कौन सा वाला आर्टिकुलेशन है, वो है ग्लीनो ह्यूमेरल आर्टिकुलेशन। यहाँ पर लिख रही हूँ, ग्लीनो ह्यूमेरल या ग्लीनो ह्यूमेरस भी कहते हैं आर्टिकुलेशन। ठीक है, क्यों कहते हैं बेटा, ये ग्लीनो हमने लिया है ग्लीनोइड कैविटी से, खास तौर से जहन में रखिएगा ये आर्टिकुलेशन कहाँ पर मौजूद होता है, या ग्लीनो ह्यूमेरल कैविटी आपको कहाँ पर मिलेगी, किन दो बोन्स के दरमियान में मिलेगी। बेटा ग्लीनो हमने लिया है ग्लीनोइड कैविटी, ठीक है, ग्लीनोइड कैविटी। और ह्यूमरस का मतलब क्या है, ह्यूमेरल का मतलब ह्यूमेरस, ठीक है। तो ह्यूमेरस का जो हेड है कि जिस सॉकेट के अंदर जाकर अटैच होता है, जिस सॉकेट के अंदर जाकर अटैच होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिएगा ह्यूमेरस के लिए हमने लिया है ह्यूमेरल, ह्यूमेरस का होता है हेड, ये हेड जिस कैविटी के अंदर जाकर फिक्स होता है या जिस सॉकेट के अंदर जाकर फिक्स होता है वो होता है इस स्कैपुला का। तो ग्लिनोइड कैविटी कहाँ पर मौजूद है, इस स्कैपुला में। ग्लिनोइड कैविटी कहाँ पर मौजूद है, इस स्कैपुला में। और हेड कहाँ पर मौजूद है, ह्यूमेरस के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन। वो जो हेड बन रहा है वो क्या है, बॉल। हेड जो बन रहा है दिस वन इज दी बॉल। और बेटा सॉकेट कहाँ पर मौजूद है, इस स्कैपुला के अंदर। तो ये जो दो बोन्स हैं इनके इन बिटवीन आपको कौन सी आर्टिकुलेशन मिलती है, ग्लीनो ह्यूमेरल आर्टिकुलेशन। उसके बाद जब भी हम बात करते हैं अपने स्केलेटन में बोन्स की बेंडिंग की, फॉर एग्जांपल ये आपका हैंड है और ये आप बेंड कर रहे हैं, क्लोजिंग मूवमेंट, जहां भी आप क्लोजिंग मूवमेंट पढ़ेंगे, एक रफ आइडिया दे रही हूँ आपको, जहां भी क्लोजिंग मूवमेंट पढ़ेंगे या बेंडिंग मूवमेंट पढ़ेंगे वहां पर जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं दोज आर नोन एज फ्लेक्सर मसल्स। ये क्या करवा रहे हैं, फ्लेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको ओपन कर लूं, एक्सटेंड कर लिया मैंने अपने हैंड को, तो कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे, एक्सटेंसर मसल्स। जब भी हम बात करते हैं मसल्स की, तो मसल्स की जो फंक्शनिंग होती है वो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। मसल्स जब भी काम कर रहे होंगे तो हमेशा क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइसेप रिलैक्स करेगा, और जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइसेप रिलैक्स करेगा। तो ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं, ऑपोजिट फंक्शनिंग कर रहे हैं, इन पेयर काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो पेयर है मसल्स का बेटा ये कैसे काम कर रहा है, ये ऑपोजिट फंक्शनिंग कर रहा है। तो वो पेयर जो कि ऑपोजिट फंक्शनिंग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक पेयर्स, ठीक है। दोज पेयर्स या दोज मसल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपोजिट फंक्शनिंग आर नोन एज व्हाट, एंटागोनिस्ट। अच्छा, एंटागोनिस्ट के अलावा एक और टर्म होती है एगोनिस्ट, जो आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अगर बताई जाए तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा, बट टाइम नहीं है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपको नहीं बता रही, फिर भी एक टर्म बता रही हूँ, अगर कभी कहीं पढ़ें या अगर इस लिहाज से पूछ लिया जाए एगोनिस्ट, तो एंटागोनिस्ट का ऑपोजिट काम करने वाले क्या होते हैं, एगोनिस्ट। हालांकि एंटागोनिस्ट तो खुद क्या है, इसमें दो मौजूद हैं मसल्स या एक पेयर मौजूद है। गौर से सुनिएगा, एंटागोनिस्ट इसमें दो मसल्स मौजूद हैं या एक पेयर मौजूद है, और दोनों ही मसल्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ये एंटागोनिस्ट है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, वो एगोनिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको एक साथ शेयर करेंगे तो वहां बताऊंगी। अब गौर से सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, जहां पर भी बेंडिंग मूवमेंट होगी या क्लोजिंग मूवमेंट होगी बेटा वो कौन सी मूवमेंट होगी, वो होगी फ्लेक्शन। तो ये हो गई फ्लेक्शन और ये हो गई एक्सटेंशन। फिर बिल्कुल इसी तरह से आप क्या करते हैं, अपने हाथ को आगे मूव करते हैं, मेन एक्सिस से बॉडी से दूर ले जाते हैं, प्रोटेक्टर, ठीक है, प्रोटेक्शन करवा रहे हैं, और वापस लेकर आते हैं, क्या करवा रहे हैं,
रिट्रैक्शन करवा रहे हैं, फिर आपने अपने हेड को ऐसे कर लिया, शोल्डर की तरफ बेंड कर लिया, ये जो बेंडिंग करी क्या है, फ्लेक्शन है, दोबारा से ऐसे कर लिया क्या है, एक्सटेंशन है। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, आपने याद रखना है, चाहे बाइसेप्स पढ़ रहे हो, ट्राइसेप्स पढ़ रहे हो, प्रोटेक्टर मसल्स पढ़ रहे हो, रिट्रैक्टर मसल्स पढ़ रहे हो, ठीक है, या एडक्टर और एबडक्टर मसल्स पढ़ रहे हो, तो इसमें आपने याद रखना है कौन सा फ्लेक्शन करवा रहा है, कौन सा एक्सटेंशन। मैंने एक चार्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में इस तरह से करके दे दिया है, अगर आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन से याद रखेंगे ना, आपको खुद ही याद रहेगा, ये वाली मूवमेंट है, ये वाली मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, ये वाली मूवमेंट है, ये, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स रहते थे जो आपको वर्बली एक्सप्लेन कर दी हैं, टाइम कम है तो बहुत थॉरली ही एक्सप्लेन करें हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं और वहाँ आपको फर्दर समझाते हैं। अच्छा, मनाहिर 2410, बेटा मैं आपको बिल्कुल आंसर करूंगी बाय द एंड ऑफ लेक्चर, और बिल्कुल करूंगी, ठीक है। 2410 पहले चैप्टर कंप्लीट कर लूं, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपकी क्लास अरेंज हुई है और वो भी डबल क्लास मार्च करके लेनी पड़ रही है, ठीक है। तो पहले मैं चैप्टर कंप्लीट करवा लूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन को शुरू से लेकर आखिर तक बाकायदा बैठ कर देखूंगी, ठीक है जी। तो आप परेशान नहीं हो, और फिर आपसे एवोल्यूशन जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़, चाहे मैं आज सिलेबस कंप्लीट कर लूं या सिलेबस कंप्लीट ना करूं, अगर आप कहेंगे आपकी ऑन डिमांड, अगर आप कहेंगे आपकी ऑन डिमांड, मैं बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस क्लास रखूंगी, ठीक है। हर चैप्टर के एमसीक्यूज की 10-10, 20-20 मिनट्स की प्रैक्टिस क्लास रखूंगी। अगर आपको चाहिए हो तो आप बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा। हम मंडे ट्यूसडे खास तौर से कर लेंगे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे। हाँ, मैं बिल्कुल, मैं बुक मार्किंग भी नहीं दे सकी हूँ, आपसे बिल्कुल कहा था, सारे प्रोमिस याद हैं, और प्रॉमिस किया है तो बिल्कुल मैं उसको फुलफिल करेंगी, कंप्लीट करेंगी अपने कहे हुए अल्फाज को, ठीक है। तो मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, थोड़ा सा हम 2 मिनट का जो है वो ब्रेक ले रहे हैं, ताकि आपके साथ कुछ फाइल्स को शेयर कर सकें, और टिल देन आप चाहें तो आप कप ऑफ टी जो है वो अपने साथ लाकर बैठ सकते हैं, ताकि आप जो है वो ये दिख रहा है, अभी आपको समझाया कि पेयर में काम करते हैं, ऑपोजिट फंक्शनिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर द मोस्ट कॉमन एंटागोनिस्टिक मसल्स, ठीक है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर द मोस्ट कॉमन एंटागोनिस्टिक मसल्स, ठीक है जी। उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इसको, नेक्स्ट आपके साथ स्लाइड शेयर करते हैं। ये कैसे होगा, जूम इन कैसे होगा इसके ऊपर? अच्छा, ये यहाँ से कर देती हूँ। बुला के लेकर आए सर को, ये करते हैं यहाँ के बच्चे।
जी बेटा, आप लोग साथ साथ चाहें तो स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर लीजिएगा। ये आपके सामने जो है वो कुछ मसल्स दिखे हुए, मैंने आपको थॉरली बता दिया कि जो क्लोजिंग मूवमेंट होती है या बेंडिंग मूवमेंट होती है उसके लिए यूज होते हैं फ्लेक्सर मसल्स, और जो ओपनिंग मूवमेंट होती है या अनबेंडिंग मूवमेंट होती है उसके लिए मसल्स जो यूज होते हैं वो होते हैं एक्सटेंसर्स। तो आपको याद रखना है कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स में से कौन सा फ्लेक्सर कौन सा एक्सटेंसर के तौर पर काम करता है, इसी तरह से प्रोटेक्टर में से और रिट्रैक्टर में से कौन सा फ्लेक्सर और एक्सटेंसर के तौर पर काम करता है। बेटा आप लोगों का जो ग्रुप है ना, जिस ग्रुप में ये चल रहा है, आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं जितना टॉपिक आज कवर होगा उतना पढ़ाकर और उसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं लूंगी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन ऑनलाइन क्लास आपके ग्रुप में यही मसला हो रहा है और मैं आज मर्ज करके क्लास ले रही हूँ। नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ें, दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं करें। इंतहा होती है और लिमिट होती है, और आप जो आज कर रहे हैं आपको इसका जरूर 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 ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा इन फ्यूचर। और जो भी ये कर रहा है ना उसका मेडिकल में एडमिशन होगा भी नहीं, ये भी याद रखना तुम। जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ देखिएगा। उसके बाद एडक्टर और एबडक्टर मसल्स क्या काम करते हैं पूरी मूवमेंट लिखी हुई है आपकी बुक में, जो है डायग्राम भी दी हुई है। उस डायग्राम को खास तौर से देखिएगा। बाज़ औक़ात लेबलिंग कर कर और एरो बनाकर आपसे पूछा जाता है कि विच मूवमेंट इज दिस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सारा कुछ यहाँ पर आपको शॉर्टली लिस्ट कर दिया है टेबल की फॉर्म में। उसके बाद बेटा ये देखिएगा एंटागोनिस्टिक मसल्स जो आपको नी जॉइंट के ऊपर मिलते हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। अभी आपसे कहा था एंटागोनिस्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर एक जो है वो रिलैक्स कर रहा होगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। जब भी बेंडिंग मूवमेंट होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि जब आर्म की बेंडिंग मूवमेंट होती है और फोर आर्म जो है वो अपर आर्म के ऊपर बैंड होता है, तो आया वहां पर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है। ठीक है, आया बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है। तो आपको याद होना चाहिए बेंडिंग मूवमेंट के टाइम के ऊपर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा और ओपनिंग एक्सटेंशन मूवमेंट के टाइम के ऊपर बाइसेप रिलैक्स कर रहा होगा। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखिएगा, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ऊपर देखिएगा स्कैपुला बना हुआ है, तो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर समझा देती हूँ। मैंने आपको बताया ग्लीनो ह्यूमरल कैविटी, पहले इसमें बताऊंगी प्लीज। ग्लीनो ह्यूमरल कैविटी, यहाँ देखिएगा ये बन रहा है यहाँ पर सॉकेट, स्कैपुला के अंदर सॉकेट बन रहा है और ये आपको दिख रहा है हेड ऑफ ह्यूमरस। तो इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, ग्लीनो ह्यूमरल कैविटी। ठीक है, एंड दिस आर्टिकुलेशन इज नोन एज ग्लीनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। ठीक है, अभी आपको समझाया। और इसके ऊपर जो रिज होता है वो क्या कहलाता है, डेल्टोइड रिज। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर भी बता देती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये आपके पास स्कैपुला है, स्कैपुला में यहाँ ये आपको मिल रही है कैविटी। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं, सॉकेट। अच्छा, सॉकेट के अंदर हेड आकर अटैच हो रहा है और किसका हेड है, ह्यूमरस का हेड है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज व्हाट, ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। स्कैपुला के अंदर और ह्यूमरस इन दोनों के इन बिटवीन मौजूद है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं। यहाँ पर बेटा आपको पढ़ाऊंगी अभी लोकोमोशन, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी लोकोमोशन। ठीक है, मूवमेंट्स, प्लांट मूवमेंट्स पढ़ा दिए, एनिमल लोकोमोशन पढ़ाऊंगी। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू आर्थ्रोपोडा। ठीक है, विद रेफरेंस टू आर्थ्रोपोडा। थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर बेटा आप पढ़ेंगे कॉकरोच। चाहे हम कॉकरोच को स्टडी कर रहे हो, चाहे हम ग्रास होपर को स्टडी कर रहे हो, बेटा आप कॉकरोच के अंदर या आर्थ्रोपोड्स के अंदर पढ़ते हैं, उनमें होती हैं लेग्स। ठीक है, ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं। तो कॉकरोच के अंदर भी बेटा आपको क्या मिलेगा, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स मिलेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे अंदर है, सेम फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। इसलिए आपको कंपैरेटिव डायग्राम यहाँ पर शो कर दिए ताकि आपको अच्छे से आर्थ्रोपोड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन समझ में आए, फ्लेक्शन की और एक्सटेंशन की। ठीक है, बिल्कुल वही पर्पस है, बिल्कुल वही काम है जैसा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहा होता है। अभी हम आर्थ्रोपोड के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है एंटागोनिस्टिक मसल्स। अभी आपको समझाया था। ठीक है, अगर हम इसको रेफरेंस से विद रेफरेंस टू एगोनिस्ट मसल्स बात कर रहे हैं, ठीक है, विद रेफरेंस टू
एगोनिस्ट मसल्स बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन एगोनिस्ट है और एंटागोनिस्ट रिलैक्सेशन है, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में नहीं आता, फिर भी अगर कहीं पढ़े आप या कोई आपको पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ तो याद रखिएगा एगोनिस्ट का मतलब क्या है, बाइसेप्स वाला काम, ठीक है, या फ्लेक्शन वाला काम। और एंटागोनिस्ट का मकसद क्या है, एंटागोनिस्ट का फंक्शन क्या है, एक्सटेंशन वाला काम, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये है बोन एंड कार्टिलेज। एक और छोटा सा टॉपिक रह गया था, दैट वाज बोन एंड कार्टिलेज। अच्छा, बोन एंड कार्टिलेज आपको इसलिए नहीं पढ़ाया था, बहुत ही आसान है, हमेशा याद रखिएगा। दो बोन्स जहां पर ज्वाइन हो रही होती हैं, ठीक है, दो बोन्स जहां पर ज्वाइन होती हैं वहां आपको क्या मिलती है, वहां आपको मिलती है साइनोवियल कैविटी। पर्टिकुलरली अगर हम बात कर रहे हैं नी ज्वाइन की, हिप ज्वाइन की बात कर रहे हैं, शोल्डर ज्वाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बेटा पर्टिकुलरली इन सारे ज्वाइंट्स के ऊपर आपको दो बोन्स की अटैचमेंट मिलेगी और ये जो दो बोन्स होंगी इनके सेंटर में आपको मिलेगी कैविटी विच इज कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। गौर से सुनिएगा, आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, उससे थोड़ी मिलती जुलती डायग्राम यहाँ पर है। पहले एक के अंदर समझाती हूँ आपको, फिर दूसरे लैपटॉप पे समझाऊंगी दूसरे ग्रुप को। यहाँ देखिएगा, ये आपके पास वन बोन है, ये सेकंड बोन है। हमेशा बोन की जो एंडिंग होती है या टर्मिनेशन होती है वो होती है कार्टिलेज के ऊपर, क्योंकि कार्टिलेज होती है स्मूथ इन सरफेस, कार्टिलेज होती है स्मूथ इन सरफेस। म्यूट कीजिए। बेटा थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि आपकी मर्जिंग क्लास चल रही है तो दूसरा सिस्टम थोड़ा सा उसको देखना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बल्कि आप गैप ले लीजिए, 5 मिनट का गैप ले लीजिए, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोनों सिस्टम के ऊपर साथ साथ जो है वो हमें किसके साथ बेटा, बोन के साथ, तो बोन हमेशा होती है पोरस। एक और चीज सुनिएगा, जो बोन होती है इसके अंदर ब्लड वेसल्स की पेनिट्रेशन होती है, जबकि कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं करती। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहीं समझा रही हूँ, ये देखिएगा एक बोन दूसरी बोन के साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। एक बोन जो दूसरी बोन के साथ कनेक्ट हो रही है ये इस तरह के मसल फाइबर के साथ अटैच हो रही है। वो मसल फाइबर जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, दीज आर नोन एज लिगामेंट, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। तो ये है लिगामेंट। और अगर बोन और मसल्स का अटैचमेंट होगा तो बेटा टेंडन होगा, ठीक है। आपको पढ़ाया भी था जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन समझाया था वहां पर। फिर सेंटर में जो कैविटी बन रही है ये आपको स्काई ब्लू कलर की दिख रही है विद दी आउटर एजेस व्हाइट इन कलर, ठीक है। ये कैविटी होती है साइनोवियल कैविटी। इसके अंदर होता है फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, जो कि किसका काम करता है, लुब्रिकेशन का, ताकि जब दो बोन्स एक दूसरे से स्ट्राइक करें तो वहां पर रेजिस्टेंस कम से कम हो, मज़ाहिमत कम से कम हो, ठीक है। फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, ठीक है, विच इज कॉल्ड व्हाट, विच इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास ये बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज का डिफरेंस, ठीक है, जो चीज आपको समझाइए वही यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें खास तौर से आपने क्या याद रखना है, इसमें खास तौर से आपने याद रखना है कि अकरेंस कहाँ कहाँ मिलेगी। अकरेंस वाला जो पॉइंट है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज पहले भी बताया था आपको,
जब आपको बोन्स पढ़ा रही थी, ये आपको कहाँ मिलती है, आपकी बॉडी का हर फ्लेक्सिबल पार्ट जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहाँ आपको कार्टिलेज मिलती है। आपकी नोज की टिप के ऊपर कार्टिलेज होती है, आपकी ईयर में कार्टिलेज है, आपका जो पिन्ना बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है। आपका जो लैरिंग्स और ट्रैकिया है ये भी किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। और अभी बताया टर्मिनेशन के ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, बोन की टर्मिनल एंडिंग के ऊपर भी आपको कार्टिलेज मिलेगी, ठीक है। तो आपने खास तौर से याद रखना है अकरेंस को। फिर आपको पोरस नॉन पोरस ये भी समझा दिया, चाहे तो ऐसे कैप्चर कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम आपको पीडीएफ शेयर नहीं कर पाते, तो आप ये यहाँ से कैप्चर कर लें और इसी को रीड कर लीजिएगा। दिस इज द इनफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद एक और टॉपिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करें तो रिकेट्स है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस जनरली आपको वर्बली समझा रही हूँ, बाकी सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। खास तौर पर ओल्डर एज वेमेंस के अंदर होता क्या है, उनकी हड्डियां जो होती हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन का अगर लेवल कम होता जाएगा तो हड्डियों के ऊपर वो असरअंदाज होगा और हड्डियां जो है वो भुरभुरी हो जाती हैं। हड्डियों का भुरभुरापन और हड्डियों का टेढ़ा होना, ठीक है, डीफॉर्म होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। छोटे बच्चों के अंदर क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो लेग्स होती हैं, खासतौर पर जो लोअर लिम्स होते हैं, ये बो शेप हो जाते हैं, ठीक है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। हम कितने भी कैल्शियम सप्लीमेंट ले लें, कितना भी कैल्शियम इनटेक कर लें, अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं या कोई भी इंडिविजुअल कैल्शियम ले रहा है और खुदा ना खास्ता उसकी बॉडी के अंदर इस तरह की कोई सिम्टम्स आ रही हैं या इंडिकेशंस आ रही हैं, ठीक है, सिम्टम्स आ रही हैं या इंडिकेशंस आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, कैल्शियम तो प्रॉपर है, बट कैल्शियम तो प्रॉपर है, कहाँ का माइक म्यूट है, ठीक है, कैल्शियम प्रॉपर है बट विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। बेटा ये आप लोगों वाला जो ग्रुप है ना 1725 वाला, और आई हैव नो आइडिया ये कौन सा वाला ग्रुप है, M5 M2 M5 M6 M2। बेटा आपका जो ग्रुप है, आप लोग को थोड़ा सा ये फेस इसलिए करना पड़ रहा है, हमने जो दूसरी क्लास मर्ज की हुई है ना, दूसरा ग्रुप आपके साथ, उसमें बहुत अजीब तरह की हरकतें हो रही होती हैं, ठीक है। वो लोग बहुत ही, क्या बोलूं, उसमें 2-3 बच्चे जो है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत अजीब तरह के बच्चे हैं, तो इसलिए आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका भी, और वहां पर भी जो पढ़ने वाले बच्चे उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इनको मर्जी ना करें आपके साथ, कि ये थोड़ा सा इशू है, इसलिए बार बार माइक को जो है वो हमें म्यूट करना पड़ रहा है। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी विटामिन डी का होना जरूरी है, और विटामिन डी की चीपेस्ट सोर्स क्या होती है, सनलाइट। हमेशा जो राइजिंग सन होता है, राइजिंग सन की लाइट को एब्जॉर्ब करना चाहिए बॉडी के अंदर। कितने टाइम के लिए, 5 to 10 मिनट्स, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, आपको कोई एडिशनल सप्लीमेंट लेने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हमेशा क्या करें, राइजिंग सन के टाइम के ऊपर सनलाइट जो है उसको आप एब्जॉर्ब करें। जैसे आपने अक्सर देखा होगा इंटरनेशनली सन बात लिया जाता है, तो बेसिकली वो क्या होता है, उससे आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी एब्जॉर्ब हो रहा होता है, और विटामिन डी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आपकी बॉडी के अंदर ज़रूरी है। जब आप डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं ईस्ट्रोजन लेवल की कमी की, तो होता क्या है, वहाँ पर फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो ओल्ड एज विमेंस होती हैं उनमें रिस्ट वाली जो बोन्स हैं वहां पर फ्रैक्चर का होना, इसके अलावा नी के अंदर फ्रैक्चर का होना, हिप के अंदर फ्रैक्चर का होना, ये बड़े कॉमन होते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉमन होते हैं ये क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां जो होती हैं वो पोरस होना शुरू हो जाती हैं, भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी। दैट्स इट, ये आपको बता दिया है वर्बली, ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, उसके बाद लोकोमोशन कराऊंगी आपको। इसको और नीचे कीजिएगा, स्लाइड को, एक और स्लाइड होगी, हाँ दोनों पे कीजिएगा, वहां पर भी और यहाँ पर भी दिखाएं। एक मिनट, कैसे चेक किया?
स्क्रॉल डाउन कर देना बस, ठीक है, यही है लास्ट स्लाइड ना। जी जी, ये हो गया, यहाँ पर भी हो गया, हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, ये सारी स्लाइड्स आपको शेयर कर दी हैं। उसके बाद बोर्ड पर आपको कुछ चीज़ें पढ़ाती हूँ और देन जो है हम वो फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। होप सो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। स्क्रीन को ऑन कर दीजिएगा सर। आ रही हूँ दोनों ग्रुप क्योंकि मर्ज करे हुए हैं। प्लांट्स मूवमेंट आपको बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। जो M2 ग्रुप है, M4 M5 वाला ग्रुप है बेटा। लोकोमोशन की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज लोकोमोशन? द मूवमेंट ऑफ एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर पूरी बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाए, डिस्प्लेसमेंट हो एंटायर बॉडी का, तो क्या है? लोकोमोशन। और अगर डिस्प्लेसमेंट हो सिर्फ और सिर्फ बॉडी ऑर्गन्स का, ये शेप है ऐसे हो गई, ये शेप है ऐसे हो गई, डिस्प्लेसमेंट इन बॉडी शेप हो रहा है, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? या बॉडी ऑर्गन्स हो रहा है तो आप उसको कहेंगे मूवमेंट, ठीक है। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंटायर बॉडी या एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज नोन एज व्हाट? लोकोमोशन। वन बाय वन इसको करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। अच्छा बेटा, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे अमंग प्रोटोजोन्स और प्रोटोजोन में सिर्फ मैं आपको बुलेट फॉर्म में नोट करवाऊंगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी को ध्यान में रखिएगा, बुलेट फॉर्म में नोट करवाऊंगी। आर्थ्रोपोड्स का कंपैरिजन आपको बता दिया है ह्यूमन के साथ, कि कहाँ फ्लेक्शन हो रही है, कहाँ एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। बहुत ही आसान है वो भी। अच्छा, यहाँ पर प्रोटोजोन में बेटा हम पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू अमीबा। इसके अलावा बेटा हम पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू पैरामीशियम, और हम पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू यूग्लिना। पहले सबसे किसकी बात कर रहे हैं? पहले बात कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रोटोजोन की। तो बेटा आप सबको पता है, बहुत ही आसान है। अमीबा के अंदर आपको क्या मिलती है? अमीबोइड मूवमेंट, ठीक है जी। पहले अमीबा को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ दी एनिमल्स को करेंगे। बेटा अमीबा के अंदर जो अमीबोइड मूवमेंट है, इसमें असिस्ट करते हैं इसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स। false leg like structure, false leg like structure are known as what? Pseudopodia, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर pseudopodia, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? दीज आर साइटोप्लाज्मिक, बल्कि फॉल्स लिख लेते हैं। false cytoplasmic projections या यू में से elongations, ठीक है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गई है, या आप इसको कह सकते हैं elongation। अब आपने इसमें क्या याद रखना है ये समझा रही हूँ आपको। बेटा जब भी हम सूडोपोडिया के रेफरेंस से मूवमेंट पढ़ते हैं या अमीबॉइड मूवमेंट पढ़ते हैं, तो इसमें आपने याद रखना है साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड की कंडीशन, ठीक है। सबके अंदर इसी रेफरेंस से बताऊंगी आपको। साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए बॉडी फ्लूइड। तो बेटा ये जो अमीबा की बॉडी है, इसका जो बॉडी फ्लूइड है, इसमें आपको क्या मिलेगी? इसमें आपको ऑल्टरनेट चेंज मिलेगा। किसके अंदर? बॉडी फ्लूइड कंडीशन के अंदर। फिर सुनिएगा, अमीबा की बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है उसमें मेनली दो चीजें इनकॉर्पोरेट करती हैं। कौन कौन सी चीजें? एक तो जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर क्या आएगा?
उसके अंदर ऑल्टरनेट चेंज इन कंडीशन आएगा। दूसरी चीज वहां पर कौन असिस्ट करेगा, साइटोप्लाज्मिक इलोंगेशंस या फिर प्रोजेक्शन। अब ये जो बॉडी फ्लूइड है इसकी कंडीशन कैसे चेंज होती है, इसमें आपको दो कंडीशन मिलती हैं। कौन कौन सी बेटा, एक कंडीशन आपको मिलेगी यहाँ पर फ्लूइड लाइक कंडीशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। नंबर 1 पे सबसे पहले सूडोपोडिया जब बनते हैं तो सबसे पहले फ्लूइड कैसा होता है, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, फ्लूइड लाइक होता है, और उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है जेल लाइक साइटोप्लाज्म। अब कैसे इसको समझते हैं, लेट्स सपोज बेटा अगर हम बात कर रहे हैं एक जर्नल अमीबा की, ये है हमारे पास अमीबा, ठीक है। अभी आपको अमीबा लग ही नहीं रहा होगा, क्यों नहीं लग रहा होगा, इसमें कोई सूडोपोडिया नहीं है। जब इसने मूव करना होता है बाय द हेल्प ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट, तो बेटा ये क्या करता है, ये अपने साइटोप्लाज्म को उस डायरेक्शन में बहा देता है, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म फ्लो करना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म एट दैट मूवमेंट कैसा होगा, लिक्विड लाइक होगा, फ्लूइड लाइक होगा। तो जहां इसने मूव करना है वहां इसने क्या करा, अपने फ्लूइड लाइक साइटोप्लाज्म को फ्लो करवा दिया। जब फ्लूइड लाइक साइटोप्लाज्म वहां फ्लो कर जाता है फॉल्स एक्सटेंशंस के अंदर, उसके बाद बेटा ये अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म होता है इन द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज दी जेल लाइक साइटोप्लाज्म। तो पहले फ्लूइड बहकर आया और फ्लूइड फिर ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर, जेल के अंदर। तो इस तरह से क्या बनते हैं ये सूडोपोडिया। आपने ये कंडीशन याद रखनी है, देयर इज ऑल्टरनेट चेंज या ऑल्टरनेशन होती है। किनके दरमियान में ऑल्टरनेशन होती है, फ्लूइड लाइक साइटोप्लाज्म एंड जेल लाइक साइटोप्लाज्म, दैट इज इट। उसके बाद है बेटा पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर जो आपको मूवमेंट मिलेगी वो कौन सी होगी, पैरामीशियम में आपको मिलती है सीलियरी मूवमेंट, ठीक है, एंड विच इज असिस्टेड बाय सीलिया। कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप सीलिया को, सीलिया आर minute hair-like extensions of plasma membrane। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उसमें से एक्सटेंड करेंगी कुछ चीजें, हेयर लाइक कुछ चीजें, चाहे हम सीलिया की बात करें चाहे हम फ्लैजेला की बात करें, दोनों का डिफरेंस आपको पता है, वो नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो सीलियरी मूवमेंट के अंदर आपको क्या मिलती है, एक्सटेंशन। वहां पर क्या मिल रही है बेटा आपको, प्रोजेक्शन, इलोंगेशन। और यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, यहाँ पर आपको प्रोटोप्लाज्म की या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की क्या मिल रही है, एक्सटेंशन मिल रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी पैरामीशियम के अंदर आपने दो कंडीशन को ध्यान में रखना है। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे। वैसे तो आप इसको कहानी की फॉर्म में सुन रहे हैं तो आपको जहन में रहेगा। बेटा जब हम बात कर रहे हैं किसकी, सीलियरी मूवमेंट की, ठीक है ना। तो सीलियरी मूवमेंट के अंदर यहाँ पर भी आपने दो स्ट्रोक्स याद रखने हैं, ठीक है। सीलियरी मूवमेंट इज असिस्टेड बाय टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स लिख रही हूँ यहाँ पर। स्ट्रोक आपको पहला मिलेगा और स्ट्रोक्स में भी हमें बेटा क्या मिलेगी यहाँ पर, ऑल्टरनेशन, ठीक है, ऑल्टरनेट शिफ्टिंग मिलेगी। स्ट्रोक्स होते हैं यहाँ पर दो तरह के। पहले हमें मिलता है यहाँ पर पावर स्ट्रोक, ठीक है, पावर स्ट्रोक पैरामीशियम के अंदर, और दूसरा हमें मिलता है रिकवरी स्ट्रोक। अच्छा, स्ट्रोक में आपको युगलिना में भी पढ़ाऊंगी, तो आपने याद रखना है पैरामीशियम के अंदर पावर स्ट्रोक की कंडीशन। बेटा पावर स्ट्रोक की डायरेक्शन हमेशा होती है बैकवर्ड, किसके अंदर, इन पैरामीशियम। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको सपोज करते हैं
लेट्स इमेजिन ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो एक पैरामीशियम है, ठीक है ना। अब पैरामीशियम में होता क्या है, फर्स्ट आपको इनिशियल कंडीशन के ऊपर ये मिलेंगे सीलिया, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन। तो बेटा फर्स्ट कंडीशन आप देखिए, ये है ए कंडीशन, ठीक है, ए मार्क कर देती हूँ मैं इसको। ए कंडीशन के ऊपर आपको सीलिया की जो डायरेक्शन है कुछ ऐसी नजर आ रही है। सबसे पहले जब इसने मूव करना होगा तो ये क्या लेगा, ये लेगा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक होता है इसका बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इसने लिया बैकवर्ड डायरेक्शन में पावर स्ट्रोक, ठीक है। पी मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर। आपको पता है फिजिक्स का बहुत ही बेसिक रूल है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर एक्शन हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में तो एज अ रिजल्ट बॉडी कहाँ पर मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो बैकवर्ड स्ट्रोक लेता है उससे होता क्या है, बॉडी आगे की तरफ जो है वो मूव करती है। जब बॉडी आगे की तरफ मूव करती है उसके बाद फिर ये क्या लेते हैं, सीलिया लेते हैं, रिकवरी स्ट्रोक, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करना, ठीक है। ये हो गया बैकवर्ड स्ट्रोक। उसके बाद ये दोबारा से कहां पर आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर। दिस इज नोन एज व्हाट, रिकवरी स्ट्रोक। तो ये जो मेन स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक जिसकी बैकवर्ड डायरेक्शन है, इसकी वजह से आपको बॉडी कहाँ मूव करती हुई नजर आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है जी। हर एक्शन का एक रिएक्शन। उसके बाद है युगलीना, देन आप लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। बेटा युगलीना में हम बात करते हैं तो जो डेफिनेशन मैंने सीलिया के लिखी हुई वही डेफिनेशन होगी। ये भी एक्सटेंड हो रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ से एक्सटेंड हो रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो डेफिनेशन में यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रही हूँ, युगलीना के अंदर जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड फ्लैजेलरी मूवमेंट। फ्लैजेलरी मूवमेंट, ठीक है जी। और बेटा फ्लैजेला आपको पता है या तो वन होंगे और फ्यू इन नंबर होंगे। यहाँ पर अगेन जो फ्लैजेलरी मूवमेंट है दिस इज असिस्टेड बाय द ऑल्टरनेशन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रोक्स। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, पावर स्ट्रोक भी मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, रिकवरी स्ट्रोक। तो बेटा अगेन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पावर स्ट्रोक की, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिकवरी स्ट्रोक की। अब मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ, आपने डायरेक्शन याद रखनी है। युगलीना के अंदर फ्लैजुलरी मूवमेंट में जो पावर स्ट्रोक होता है ये होता है वाइस वर्सा, पहले होता है लेफ्ट और उसके बाद होता है राइट। पावर स्ट्रोक में भी आपको दो ऑल्टरनेट सिचुएशन मिलेंगी, पहले लेफ्ट फिर उसके बाद राइट, या पहले राइट उसके बाद लेफ्ट, ठीक है। तो ये कंडीशन आपने सिर्फ याद रखनी है। अब इसको समझ लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हम युगलीना की बात कर रहे हैं, सो दिस वन इज युगलीना, ये आपको मिलेगा गलत यहाँ पर, ठीक है जी। और ये आ गया इसका फ्लैजेलम, ठीक है। अब फ्लैजेलम में सबसे पहले ये क्या करेगा, ये अगर हमारे राइट साइड के ऊपर है, ठीक है, तो पहला इसने स्ट्रोक पावर स्ट्रोक, पहला इसने पावर स्ट्रोक कहाँ पर लिया, राइट हैंड के ऊपर। तो बेटा एज अ रिजल्ट आपको रिएक्शन कहाँ मिलेगा, ये हो गया एक्शन। तो रिएक्शन इसका क्या होगा, ये मूव करेगा टूवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड। और जब ये इसका फ्लैजेला अल्टीमेटली शिफ्ट करेगा अपनी पोजीशन को, ग्रीन से बनाती हूँ, पहले राइट पर है तो बॉडी कहाँ मूव करेगी, लेफ्ट हैंड साइड पर। गौर से सुनिएगा इसको, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। उसके बाद बेटा दोबारा पावर स्ट्रोक ऑल्टरनेट कंडीशन के ऊपर कहाँ आ गया, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो बॉडी कहाँ मूव करेगी, राइट हैंड साइड के ऊपर। तो कुछ ऐसी मूवमेंट नहीं हो जाएगी, पहले इसने मूव करा हेयर, फिर इसने मूव करा हेयर, फिर ये मूव करेगा ऐसे और फिर ये मूव करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये लेफ्ट एंड राइट पावर स्ट्रोक की वजह से होता क्या है, यहाँ पर मैंने आपको रिकवरी नहीं समझाई, रिकवरी यहाँ पर बता दिए, वही कंडीशन होगी यहाँ पर। तो बेटा आपको युगलीना जब भी मूव करता हुआ मिलेगा, ये कौन से मैनर में मूव करेगा, ये जिगजैग पैटर्न में या जिगजैग पाथ में मूव करता है, ठीक है। युगलीना की मूवमेंट हमेशा आपको कैसे मिलती है, ये मिलती है जिगजैग पाथ के अंदर। लेट्स सपोज ये आपके पास लाइन है ना, तो इस लाइन में ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे। तो ये आपको मिलेगा जिगजैग
पैटर्न में। दैट इज इट। ये हो गया प्रोटोजोन का। सिर्फ आपने पावर स्ट्रो की कंडीशन याद रखनी है। और उसके बाद हम करते हैं यूकैरियोट्स। जी सारा 1802, ठीक है, मैं बिल्कुल भेजूंगी इसको। टेस्ट है इनका वरीशा लोगों का तो बेटा 1660 जब भी हम रिकवरी स्ट्रोक पढ़ते हैं ना, तो रिकवरी स्ट्रोक में हम एनिमल की रेफरेंस से नहीं पढ़ते, हम लोकोमोटरी ऑर्गन की रेफरेंस से पढ़ते हैं, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन के रेफरेंस से। फिर लोकोमोटरी ऑर्गन जिस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हुआ है या चेंज हुआ है, दोबारा ये वापस कहाँ पर आएगा, रिगेन करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को। 1834 बेटा ये आपको सर असद बताते हैं या सर हसन फ़हीम बताते हैं, तो वही आपको गाइड करेंगे। क्या कह रहे हैं, कब है टेस्ट, किस टाइम पर है? कल का रखना है, कल भी क्लास है। बेटा आपको सर बताएंगे कि आया आपका टेस्ट जो है वो आज कंडक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है, और अगर आज नहीं हुआ तो वो पोस्टपोन हो जाएगा और वो कल लेंगे फिर, ठीक है, कल कंडक्ट करेंगे। M5 M6 का होगा, पूछ के बता दें हमें क्लास में, ठीक है। अच्छा आपको अनाउंस करते हैं, अभी थोड़ी देर में अनाउंस करते हैं कि आया आपका टेस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। आज वाला जो टेस्ट आपका शेड्यूल्ड है, ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। मैं आपकी क्लास जो है वो कोशिश करूंगी थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दूं, क्योंकि इतनी डिस्टर्बेंस की वजह से दूसरे ग्रुप की आपकी क्लास जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाई, एंड आज चैप्टर 2 ख़त्म था पूरा। अच्छा जी, होप्सा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखें अगर बायो का टेस्ट होगा तो मैं बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट को आगे पहुंचा दूंगी, अगर बायो का टेस्ट जो है वो शेड्यूल्ड है, स्केड्यूल्ड है, लेकिन अगर फिजिक्स का है सो बेटा फिजिक्स का तो अपने टाइम पर होगा। दोनों ग्रुप्स की बात कर रही हूँ। वन 1817 बिल्कुल मुझे याद है, नहीं अभी नहीं दी जी, बिल्कुल अतीका वो पढ़ाऊंगी, ठीक है, अभी नहीं कंप्लीट करा, अभी बॉटनी पार्ट रिमेनिंग है, वो बिल्कुल पढ़ाऊंगी। और आपके ग्रुप में तो अतीका अभी मूवमेंट्स वाला पार्ट भी रिमेनिंग है, ठीक है। अच्छा जी, होप्स आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट कैप्चर करा होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, इसी टॉपिक को फर्दर प्रोसीड करते हैं। बेटा ये जो जितनी भी आपको लोकोमोशन पढ़ा रही हूँ ना, ये ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप इसी तरह कहानी की फॉर्म में सुन लें और ऐसे ही याद रख लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रटें, अलग से पढ़ें। आपको स्ट्रोक अभी समझ में आ गए होंगे तो सिर्फ एक बार आप उसको गो थ्रू करेंगे, आपको याद हो जाएगा, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप इसको अलग से पढ़ें। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू एनिमल्स, और एनिमल्स में जिसके अंदर पढ़ा दिया है वो नहीं पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर जेलीफिश में, ठीक है बेटा। जेलीफिश के अंदर जब हम लोकोमोशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, पहले यहाँ पर लिखती हूँ, इसकी मूवमेंट क्या कहलाती है, जेट प्रोपल्जन मूवमेंट। और यहाँ पर आपको स्विम करती हुई जेलीफिश मिलेगी, कहाँ पर, इन ऑपोजिट डायरेक्शन,
in opposite direction. ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम जेलीफिश के अंदर इसको समझते हैं तो ये हमारे पास है जेलीफिश, और जेलीफिश के अंदर आपको पता है ये मेड्यूसा फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो इसका माउथ कहाँ पर होता है? इसका माउथ होता है टुवर्ड्स दी वेंट्रल साइड। अब माउथ को ये एक्सपेल करती है आउटसाइड, माउथ से ये वाटर को एक्सपेल करती है आउटसाइड। अगर वाटर के एक्सपेल होने की, एक्सपल्जन की डायरेक्शन है दिस वन, डाउनवर्ड, तो एज अ रिजल्ट आपको रिएक्शन कहाँ मिलेगा? अपवर्ड, ठीक है। अब जेलीफिश कैसे मूव करेगी? दिस वन, ये मूवमेंट होती है, ऐसे स्विम करती है। हमेशा देख लीजिएगा आपको जेलीफिश ऐसे स्विम करती हुई मिलेगी। तो नीचे जो वाटर है उसको एक्सक्रीट करती जाती है, एक्सपेल करती जाती है। आपने पढ़ा था सीलेंट्रोन डाइजेस्टिव कैविटी, एक ही ओपनिंग होती है, एंटेरॉन होता है, ठीक है। तो ये वाली मूवमेंट होती है, ठीक है। ये जर्की मूवमेंट जो होती है ये आपको कहाँ पर मिलेगी? जेलीफिश के अंदर। दैट इज द जेट प्रोपल्जन मूवमेंट। जैसे जेट प्रोपेल करता है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि पीछे जो है उसका सारा धुआं निकलता जाता है और वो आगे की तरफ एयर को स्ट्राइक करता हुआ आगे जाता जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपने डायरेक्शन याद रखनी है, मूवमेंट याद रखनी है। उसके बाद है बेटा अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर पढ़ते हैं, साइंटिफिक नेम आपको याद होगा अर्थवर्म का, पहले भी हमने बहुत दफा पढ़ा है, फिर भी लिख देती हूँ, फेरेटिमा, ठीक है, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, या फिर इसको और क्या कहते हैं? लुम्ब्रिकस कहते हैं। दोनों ही इसके नाम हैं, बार बार इसलिए रिपीट कर रही होती हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसका क्या नाम था। इसके अंदर बेटा आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था कहाँ पर? क्लास इसकी कौन सी थी? ओलिगोकीटा। फाइलम है एनिलिडा, क्लास है ओलिगोकीटा। तो ओलिगोकीटा के अंदर क्या मिलते हैं? फ्यूसीटी, ठीक है। यहाँ पर क्या मौजूद है? फ्यूसीटी आर प्रेजेंट। तो बेटा ये जो फ्यूसीटी हैं ये भी असिस्ट करेंगे इसको लोकोमोशन में, प्लस यहाँ पर होते हैं मसल्स, तो मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब मसल्स हम यहाँ पर कितने पढ़ते हैं? दो तरह के। सीटी आपको नहीं पढ़ा रही, सीटी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, आपको इन डिटेल एनिमिलिया में समझाया था। सिर्फ और सिर्फ मसल्स के रेफरेंस से बात करेंगे हम यहाँ पर, क्या या मसल्स क्या काम कर रहे होते हैं। पहले यहाँ पर लिख लूं, फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में जो टर्म है ना वो लेंथेंस है या लेंथनिंग ऑफ बॉडी है, या इलोंगेशन लिख रही हूँ, इलोंगेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है? मसल्स जो है वो असिस्ट करते हैं किसके अंदर? बॉडी की मूवमेंट के अंदर। कि जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बॉडी शॉर्ट हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बॉडी कैसी हो गई? शॉर्ट हो गई। और सर्कुलर मसल्स आपको कहाँ नजर आते हैं? साइड की तरफ। सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी कैसी हो जाएगी? लंबी हो जाएगी।
लेट्स सपोज आप इसको एक आइडिया लीजिए रबर बैंड का। रबर बैंड को जब आप इलास्टिसिटी उसकी बढ़ाते हैं, खींचते हैं, ठीक है, स्ट्रेन डालते हैं उसके ऊपर, साइड से हमेशा देखिएगा, साइड व्यू देखिएगा तो रबर बैंड के जो सर्कुलर मसल्स होते हैं, ठीक है, जो साइड व्यू होता है वो कैसा हो जाता है, डायामीटर पहले होता है इस तरह का, जब आप उसको खींचते हैं तो डायामीटर हो जाता है इतना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये क्या कर गए, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी कैसी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और जब हम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बात कर रहे हैं, अभी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या हुए हैं, रिलैक्स हुए हैं, हमने इसको छोड़ दिया तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कैसे हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी कैसी हो जाएगी, बॉडी शॉर्टन हो जाएगी। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, पहले तो नंबर 1 आपने किसके ऊपर इंप्लीमेंट करके देखना है, रबर बैंड के ऊपर, वैसे ही याद रखिएगा। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास है अर्थवर्म का साइड व्यू, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के रेफरेंस से पहले बता रही हूँ आपको, ये है हमारे पास अर्थवर्म और अर्थवर्म के ये हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। अभी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको कैसे मिल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको मिल रहे हैं रिलैक्स। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं रिलैक्स, ऊपर लिख देती हूँ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है बेटा। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अगर रिलैक्स हैं तो बॉडी आपको इतनी बड़ी दिख रही है, फ्रॉम हेयर टू, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। उसके बाद आपने इस रबर बैंड को क्या करा, इसका स्ट्रेन खत्म कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। जब आपने इसको छोड़ा तो बॉडी यहाँ से भी कैसी हो गई, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, यहाँ से भी कैसी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और ये हो जाएगी बॉडी की टोटल लेंथ, ठीक है, ये हो जाएगी बॉडी की टोटल लेंथ। बल्कि ये और ज्यादा कैसी हो जाएगी, डायामीटर इसका और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बॉडी कैसी हो गई, यहाँ पर बॉडी हो गई शॉर्ट, ठीक है, ये आ गए इसके मसल्स। तो बेटा जब भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स करेंगे बॉडी कैसी होगी, लेंथन होगी, ठीक है, बड़ी होगी, इलोंगेटेड होगी। और जब भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, एक ही के रेफरेंस से अभी बता रही हूँ, सर्कुलर की बात नहीं कर रही, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या करेंगे, ये करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके सामने बनी हुई डायग्राम, बॉडी कैसी हो जाएगी, शॉर्टन हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम साइड व्यू की बात करें, अगर हम इसका साइड व्यू चेक करें तो लेट्स सपोज ये है इसका साइड व्यू और ये हैं इसके सर्कुलर मसल्स, ठीक है। सर्कुलर मसल्स अभी कैसे हुए हुए हैं, अभी सर्कुलर मसल्स आपको मिल रहे हैं रिलैक्स कंडीशन में। जब ये वर्क करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो अल्टीमेटली ये जो इतना सा पीस है ये कितना हो जाएगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जब सर्कुलर मसल्स ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी कैसी हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी लेंथन, ठीक है, इलोंगेटेड, दैट इज इट। और अगर नहीं समझ में आए तो इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा रबर बैंड के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा जी। नहीं बस ये इतना छोटा सा ये खुद ही से ले लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है स्नेल, और स्नेल को भी यहीं समझ लेते हैं कहीं पर, ताकि काम जो है वो आसान हो जाए हमारा। स्नेल को भी यहीं समझा रही हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है स्नेल के अंदर, उसके बाद है स्टार फिश के अंदर। स्टार फिश का नहीं समझाऊंगी क्योंकि आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम में इन डिटेल पढ़ा चुकी हूँ कि स्टार फिश कैसे लोकोमोट करती है, वाटर कहाँ से एंटर होता है, कहाँ से बाहर निकलता है, सकर जाकर कैसे अडहेशन का काम करते हैं, अडहेर होते हैं, ऐसे जाकर अडहेर होंगे फिर छोड़ देंगे, ठीक है, ये अडहेर होंगे फिर छोड़ देंगे, तो ये वाली आपको बता चुकी हूँ। और स्टार फिश हमेशा ग्लाइड करती है, ठीक है, स्टार फिश हमेशा आपको ग्लाइड करती हुई मिलेगी। और ये जो जेलीफिश है ये हमेशा कैसी करती हुई मिलेगी, स्विम करती हुई मिलेगी। तो जेलीफिश हमेशा स्विम करती है, स्टार फिश हमेशा क्या करती है, ग्लाइड करती है। और यहाँ हम पढ़ लेते हैं स्नेल को भी,
ठीक है, स्नेल में आपको पता है, स्नेल में आपको क्या मिलता है, फुट मिलता है, ठीक है ना। अब स्नेल में जो फुट होता है इसके अंदर होता है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड की वेव पूरी ट्रेवल करती है, सिर्फ यही समझ लीजिए, बहुत आसान है। बॉडी फ्लूइड की वेव ट्रेवल करेगी कहाँ पर, इनसाइड द फुट। फुट मस्कुलर स्ट्रक्चर है, नेम ही इंडिकेट कर रहा है, लोकोमोशन में असिस्ट करेगा। कैसे असिस्ट करेगा, इसके अंदर वेव पूरी ट्रेवल करेगी फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर बॉडी फ्लूइड की मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, एक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपको पता है एज अ रिजल्ट, एज अ रिएक्शन, बॉडी बेटा कहाँ मूव करती जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो बहुत ही आसान हो गया, फ्लूइड जो सीलोमिक फ्लूइड है वो मूव करेगा कहाँ पर, फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन इनसाइड द फुट। तो बॉडी एज अ रिजल्ट क्या मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी चीज, ये जो हमारे पास स्नेल है, ठीक है, या गैस्ट्रोपोड्स होते हैं, इनके माउथ के अंदर म्यूकस सिक्रीशन सिक्रीट हो रही होती हैं, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइमी सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं, क्योंकि फुट होता है बहुत सॉफ्ट पार्ट, ठीक है। उसको क्या चाहिए, उसको स्लिपिंग मूवमेंट के लिए, फ्लिप करने के लिए कैसा ट्रैक चाहिए, उसको बहुत स्लाइमी ट्रैक चाहिए। तो इसके जो म्यूकस ग्लैंड है, ये जहां जहां मूव करता जाता है वहां क्या करते हैं, वहां स्लाइमी सिक्रीशन को कहां से, म्यूकस ग्लैंड से या माउथ से सिक्रीट करते हैं, जो क्या करती हैं, जो इसके पाथवे को, ट्रैक को स्टिकी बनाते हैं और ये इजीली वहां पर स्लिप करता जाता है। एज अ रिजल्ट, आपने कभी भी आइडिया करना हो कि स्नेल ने कहाँ मूव करा है, कैसे पता चलेगा, तो वहां उसका जो पाथवे होता है, ट्रैक ऑफ मूवमेंट होता है, वो बड़ा शाइनी होता है। अगर कभी भी पूछा जाए कौन सा एनिमल है जब वो लोकोमोट करता है तो अपने पीछे शाइनिंग पाथवे छोड़ता है, लेफ्ट बिहाइंड करता है शाइनिंग ट्रैक को। तो एक ही एनिमल है आपके सिलेबस में जो आप पढ़ रहे हैं, वो कौन सा एनिमल है, स्नेल। इसका आपको ट्रैक हमेशा क्या मिलेगा, ट्रैक या मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन हमेशा मिलेगा शाइनी। ठीक है, और उसके बाद दो टॉपिक और हैं छोटे छोटे से, वो पढ़ाती हूँ। देन फिर बॉटनी में पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इनका भी टेस्ट है आज। बेटा आज सर निशान नहीं है, क्या सर निशान नहीं है, ले लें इसका स्क्रीनशॉट, ले लें, इनको शेयर कर दीजिएगा। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है बेटा हमारे पास एक और टॉपिक, दैट इज द फटीग। अब फटीग क्या होता है, बहुत ही आसान सी चीजें, फिर भी आप लोग ये ना कहें कि मिस ने स्किप कर दिया, इसलिए सिर्फ वर्बली आपको बता रही हूँ। जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कोई ऐसा एफर्ट वाला काम करते हैं जिसमें आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल ना हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है। बिल्कुल बेसिक 9 क्लास का कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा। ग्लूकोज का एरोबिक ब्रेकडाउन होता है और एन एरोबिक ब्रेकडाउन होता है। जब भी ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है, जब भी ग्लूकोज, आपने बायो एनर्जेटिक्स में भी पढ़ा होगा, इसलिए बोर्ड के ऊपर नहीं लिख रही, ठीक है, सिर्फ आपको वर्बली बता रही हूँ, ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ग्लूकोज एब्सेंस, ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटेगा, ब्रेक होगा, तो उसको आप क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर ग्लूकोज की बर्निंग हो रही है, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको आप क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। जब भी कोई जिमिंग करते हैं कुछ लोग, या एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, या ऐसा काम जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ग्लूकोज बाज़ औक़ात इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है।
आपको कैसे पता चलेगा? आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और आपकी बॉडी के अंदर फर्मेंटेशन हो रहा है। अगर एक्सरसाइज करने के बाद काफ़ी देर तक आपको पेन फील होता रहे, कोई काम करने के बाद आपको काफ़ी देर तक पेन फील होता रहे, इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी जब आपने काम करा, या अभी तक आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। जब तक आपकी बॉडी में या बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द होता रहेगा, पेन होता रहेगा, दिस इज द इंडिकेशन कि उस बॉडी पार्ट के अंदर ऑक्सीजन जितनी रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जब भी ग्लूकोज की इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग होती है तो बेटा क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड। एंड लैक्टिक एसिड इज द कॉज ऑफ फटीग। जब आप टायरिंग कंडीशन हो आपके अंदर, आप जो है वो थका हुआ फील करें, थकान आपको महसूस हो, फटीग महसूस हो, तो इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी के उस पार्ट के अंदर क्या चीज फॉर्म हो रही है? एक्यूमुलेट हो रही है लैक्टिक एसिड। और एक और चीज आप पढ़ते हैं, ऑक्सीजन डेबिट। व्हाट इज ऑक्सीजन डेबिट? वो अमाउंट ऑक्सीजन का जो लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए चाहिए, जितना भी लैक्टिक एसिड, फॉर एग्जांपल किसी के अपर लिम में, अपर आर्म में क्या हो रहा है? फटीग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लैक्टिक एसिड अच्छी खासी मिकदार में जमा है। जितना लैक्टिक एसिड यहाँ पर जमा हुआ है उसको रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन डेबिट। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, लेकिन आप ये ना कहें कि मिस ने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, इसलिए आपको समझा दिया है। फिर उसके बाद एक और चीज़ है, ऑल और नो रिस्पॉन्स। हमेशा याद रखिएगा, आपके मसल्स या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, या तो टोटली आपको रिस्पॉन्स देंगे कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में, या बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑल और नो रिस्पॉन्स। अब इसको समझिएगा, कभी कभार आपको लगता है कि आपके मसल जो है वो बहुत फास्ट उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जिसको अभी हमने टिटैनिक कंडीशन भी पढ़ा है, या रैपिड जर्क्स भी पढ़ा है, या ट्विचेस भी पढ़ा है। ठीक है, आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी इससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। तो वो सिर्फ आपको फील होता है। ठीक है, मैं एबनॉर्मल सिचुएशन की बात नहीं करी, मैं जनरल सिचुएशन की बात कर रही हूँ। और हम सोचते हैं कि हमारे मसल्स जो है वो ज़्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं, या अगर हम नहीं सोचते, ऐसा फील नहीं होता, हमने एक इमेजिन कर लिया कि भाई हमारे पास जो मसल्स हैं ये बहुत फास्ट फंक्शनिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा जब भी मसल्स ऐसा लगे कि फास्ट मूव कर रहे हैं या बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो इसका एक ही रीज़न होता है, कितने मोटर यूनिट उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कभी भी मसल्स हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, उनकी एक ही जैसी इंटेंसिटी रहती है। अगर मसल्स फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? वो फास्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, वहां पर मोटर यूनिट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। और मोटर यूनिट आपको पढ़ा कर आ रही हूँ, क्या होता है? नर्व एंडिंग्स अलोंग विद द मस्कुलर एंडिंग्स। जो न्यूरॉन है उसका मसल के साथ कनेक्शन, कितने न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, जितने ज्यादा न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे उतना आपको लगेगा फास्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और जितने कम मोटर यूनिट होंगे, जितने कम न्यूरॉन होंगे, उतना कम लगेगा कि स्लो जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑल और नो रिस्पॉन्स। या मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनकी इंटेंसिटी जो है वो फास्ट हो रही हो या उनकी इंटेंसिटी स्लो हो रही हो कॉन्ट्रैक्शन की। हमेशा क्या होता है? जितने न्यूरॉन्स ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रैपिड रहेगी, और जितने कम न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे उतनी कम, उतनी स्लो उनकी कॉन्ट्रैक्शन रहेगी। ये सारा हमने ज़ूलॉजी का पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया है। बोन एंड कार्टिलेज रह गया था, वो भी बता दिया आपको। कुछ मार्किंग्स हैं वो आपको बता दूंगी। अच्छा, लोकोमोशन के अंदर बिल्कुल लास्ट वाली लोकोमोशन नहीं पढ़ाई है आपको। फॉर एग्जांपल बर्ड्स के अंदर आपको बाइपेडल लोकोमोशन मिलती है, दो हाइंड लिम्ब के ऊपर क्या कर रहे होते हैं? वॉक कर रहे होते हैं। तो हर वो एनिमल जो दो हाइंड लिम्ब के ऊपर वॉक करता है उनके अंदर लोकोमोशन कौन सी होती है? बाइपेडल लोकोमोशन। ठीक है, आपके अंदर भी कौन सी लोकोमोशन है? बाइपेडल लोकोमोशन है। ठीक है, एप्स के अंदर भी कौन सी है? बाइपेडल है। मंकी के अंदर भी कौन सी है? बाइपेडल है। और बर्ड्स के अंदर भी कौन सी है? बाइपेडल है। ठीक है, टेट्रापोड, टेट्रापोड की जब हम बात करते हैं, हम भी टेट्रापोड्स हैं, लेकिन टेट्रापोड में एम्फीबियंस के अंदर आपको टेट्रापोडल लोकोमोशन मिलेगी। इसी तरह से अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो उसमें भी आपको क्या मिलेगी? टेट्रापोडल लोकोमोशन। फिर वर्टिब्रेट में अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस में आपको बॉडी में अंड्यूलेटिंग मूवमेंट मिलेगी। ठीक है, स्नेक के अंदर भी होती है अंड्यूलेटिंग मूवमेंट।
और फिशेस के अंदर भी होती है अंड्यूलेटिंग मूवमेंट, जिगजैग वाली मूवमेंट, ठीक है, जो स्नेक वाली मूवमेंट होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, अंड्यूलेटिंग मूवमेंट। तो बेटा ये फिशेस के अंदर जो अंड्यूलेटिंग मूवमेंट है ये क्यों पॉसिबल है, हम तो अंड्यूलेट नहीं कर सकते, ठीक है, उनका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसलिए बता रही हूँ, उनका वर्टिब्रल कॉलम ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। हर वो एनिमल जो अंड्यूलेट कर सकता है, जिसमें स्विमिंग मूवमेंट मिलेगी या स्नेक लाइक कंडीशन मिलेगी, वहां पर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ये सारा जूलॉजी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बॉटनी पार्ट कुछ ग्रुप्स के अंदर मैंने मूवमेंट पढ़ा दी है, और जो M2, M4, M5 वाला ग्रुप है वहां पर मैंने मूवमेंट्स नहीं पढ़ाई हैं, अलग से जब क्लास लूंगी वहां पढ़ाऊंगी। देन आपको पढ़ाती हूँ प्लांट टिश्यूज, ठीक है, प्लांट टिश्यूज कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद देखते हैं अगर टेस्ट है तो आपकी क्लास को जो है वो एंड कर देंगे। जी बिल्कुल हदीका, मैं इसको क्लियर करूंगी, मैं पढ़ाऊंगी, स्किप नहीं करूंगी बॉटनी। पूछ रहे इनका टेस्ट कर 1636 अभी कॉमन पॉइंट पर कॉमन टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल मुझे याद है आपकी क्लास में एक ये वाला टॉपिक भी नहीं हुआ और एक दूसरा वाला टॉपिक भी नहीं हुआ, ठीक है, दोनों बिल्कुल कवर करूंगी। 1636 12-10 पे टेस्ट है, 58 हो रहा है। 1819 जी बेटा मैंने अभी बिल्कुल कुछ भी शेयर नहीं करा, सिर्फ आप लोगों से कहा हुआ है और शेयर नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं, ये बिल्कुल फाइनल हो जाए, उसके बाद आपकी सारी जो डिमांड्स है वो भी पूरी हो जाएंगी। जी बिल्कुल 2444 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ये बताइए, अगर आप लोग का टेस्ट है तो आपको ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा पहले गैप दे दूं, क्लास एंड कर दूं, या हम बॉटनी स्टार्ट कर लें? फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव बिल्कुल होगा। मुझसे 2-3 बच्चों ने जो मेरे पर्सनल कांटेक्ट में भी, उन्होंने भी पूछा था, सो सॉरी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। बिल्कुल आपका कॉम्प्रिहेंसिव होगा, और कॉम्प्रिहेंसिव आपका थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं शायद ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, मिस ने भी थोड़ा डिफिकल्ट बनाया है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी पढ़ने की क्वेश्चन को, याद रखिएगा चाहे पैराग्राफ की फॉर्म में आपको एमसीक्यू मिले, खास तौर पे मैं अपना बता रही हूँ, पैराग्राफ की फॉर्म में आपको एमसीक्यू मिले, उसमें 2 से 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको हिंट देंगे व्हाट वुड बी और व्हाट कैन बी द राइट आंसर। तो आपने वो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन देखकर घबरा नहीं जाना है, परेशान नहीं होना, उसके अंदर आपको हिंट मिलेगी कि इसका राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। अच्छा बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ना, आई डू अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं बिल्कुल आज की क्लास को जो है वो यहाँ पर एंड कर देती हूँ, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और वो जो दूसरा ग्रुप मर्ज हुआ है, समझ रहे होंगे स्टूडेंट किन से मुखालिफ